थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। थॉमस हॉब्स ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, ये उसने अपनी पुस्तक लेवियाथन में दिया है, जो कि उसने 1657 में लिखी थी। सोलह सौ 42 में इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। उस समय सम्राट थे चार्ल्स प्रथम, और उस गृह युद्ध में चार्ल्स प्रथम की हत्या कर दी गई थी, माने सम्राट की हत्या कर दी गई थी। अब सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, यदि उसको ही मार दिया जाए तो यह तो समझ में आता ही है ना कि उस समय वहाँ इंग्लैंड में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो ऐसी स्थिति में जो थॉमस हॉब्स है, उसके जो खुद के विचार थे वो ये कि इस तरह की जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है निरंकुश राजतंत्र। चार्ल्स प्रथम की हत्या हुई थी और चार्ल्स द्वितीय का ये टीचर था थॉमस हॉब्स। तो सारा जो उसने उस समय गृह युद्ध देखा, तो उसके परिणाम स्वरूप उसने ये निष्कर्ष निकाला कि निरंकुश राजतंत्र ही एक उत्तम शासन प्रणाली है, और उसी के औचित्य को सिद्ध करने के लिए ही थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक में लेवियाथन में। 1657 में उसने ये पुस्तक लिखी कि जो निरंकुश राजतंत्र है वो इसलिए भी ठीक है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। तो फर्स्ट इसमें उसने व्याख्या की मानव स्वभाव संबंधी व्याख्या। थॉमस हॉब्स कहता है इसमें अपनी पुस्तक में कि जो मनुष्य है वो एक स्वार्थी प्राणी है। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही वो सारे कार्य करता है, और मनुष्य जितने कार्य करता है उसके पीछे उसका कोई तर्क नहीं होता, उसकी भावनाएं प्रबल होती हैं। माने हॉब्स ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य का स्वभाव है स्वार्थी होने के साथ ही साथ भावना प्रधान है। वो तर्क के आधार पर किसी कार्य को करने या ना करने के लिए नहीं सोचता, बल्कि जब उसकी भावनाएं हावी होती हैं उसी तरीके से वो कार्य करता है। और साथ ही साथ मनुष्य महत्वाकांक्षी है, स्वार्थी भी है, महत्वाकांक्षी भी है और भावना प्रधान भी है। तो हो गया ना सारा गड़बड़ कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो तर्क का प्रयोग तो करेगा नहीं, भावनाओं के आधार पर वो निर्णय लेगा। और ऐसे में वो जब निरंतर संघर्ष करता है अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, तो उसमें जो कुछ भी उसको भावना के आधार पर ठीक लगता है वो करता है। उसके खुद के फायदे के लिए किसी का नुकसान हो रहा है तो इस बात से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो निरंतर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत रहता है, और ये संघर्षरत रहने में जो उसके प्रयास हैं वो तर्क पर आधारित नहीं होते, भावना पर आधारित होते हैं। तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो दूसरों को नुकसान भी हमेशा पहुंचाता रहता है, क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके किस कार्य से किसको नुकसान हो रहा है। और वो खुद को इतना समझदार समझता है कि दूसरे की समझदारी की उसके सामने कहीं कोई कद्र नहीं है, दूसरे की महत्वाकांक्षा की कोई कद्र नहीं है, और दूसरे के जो कार्य हैं उसकी भी कोई कद्र नहीं है। वो केवल और केवल अपने लिए जीने वाला प्राणी है। सेकंड इसमें आ जाएगा हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था। अपना जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है हॉब्स का, उसमें उसने मानवीय इतिहास को दो भागों में बांटा है। एक वो जो राजनीतिक समाज की स्थापना से पहले था, और दूसरा जो राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद। तो इसमें जो राजनीतिक समाज की स्थापना से पहले था उसको हॉब्स ने नाम दिया है प्राकृतिक अवस्था। अब क्योंकि हॉब्स पहले ही कह रहे हैं कि जो मनुष्य स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वो सारे कार्य करता है, तो प्राकृतिक अवस्था में लोग कैसे रहते थे? सभी स्वार्थी थे। सभी स्वार्थी थे तो सभी लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, सभी एक दूसरे के हक को छीनने में जरा भी गुरेज नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से कि सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में हॉब्स कहते हैं कि उसमें
हिंसा ज़्यादा थी, लड़ाई झगड़े ज़्यादा थे, और एक ही सिद्धांत था, जिसको मार सकते हो मार दो और जो कुछ लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि तर्क तो था ही नहीं ना। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में तर्क शक्ति नहीं थी, तर्क शक्ति तो थी, लेकिन उसकी भावनाएं उसकी तर्क शक्ति पर हावी हो जाती थी। वो तर्क का प्रयोग ही नहीं करता था, सिर्फ भावनाओं के आधार पर कार्य करता था। तो ऐसे में जो मनुष्य बिल्कुल घृणित जीवन व्यतीत करता था, पशु स्तर का जीवन वो व्यतीत करता था, क्योंकि हमेशा लड़ाई झगड़े में लगा रहता था, दूसरों को छीनने में और मारने में लगा रहता था। तो ऐसे में ये जो सिद्धांत था कि जिसको मार सकते हो मार दो और जो कुछ लूट सकते हो लूट लो, तो जीवन किसी का भी सुरक्षित नहीं था। सभी दिन रात अपने जीवन की चिंता में रहते थे कि हमने किसी को मारा, कोई हमें भी मारेगा ही। तो ये जो व्यवस्था थी, ये प्राकृतिक अवस्था, इससे मनुष्य बहुत दुखी भी था, और इस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए ही मनुष्यों ने समझौता करके राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हाब्स का सामाजिक समझौता। अब ये जो अराजकता की स्थिति थी प्राकृतिक अवस्था में, इससे मनुष्य तंग आ चुके थे कि कोई भी सुरक्षित नहीं था। तो इस अराजकता की स्थिति से, अव्यवस्था से तंग आकर मनुष्यों ने एक दूसरे से समझौता किया। हॉब्स कहता है कि उनका समझौता इस तरह का था कि हर व्यक्ति ने जो दूसरे से किया कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह को देता हूँ, बशर्ते कि तुम भी अपने अधिकार उस व्यक्ति या उस व्यक्तियों के समूह को सौंप दो। इस तरीके से इन शब्दों के साथ सबने ये समझौता किया एक दूसरे के साथ कि यदि सभी इस समझौते में शामिल हैं तो माने ये शर्त सबको मंजूर है कि सभी अपने जो अधिकार हैं, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार उस एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सौंप रहे हैं। तो इस तरह से राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई। हालांकि ये कोरी कल्पना है थॉमस हॉब्स की, काल्पनिक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है कि जो उसने माना कि इस तरह से जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने उस प्राकृतिक अवस्था से तंग आकर राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया।